डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, और इसके साथ साथ हम चार्जेस के बारे में देखेंगे कि चार्जेस की कितनी किस्में हैं, और इसके साथ हम उन चार्जेस के दरमियान जो एक रिलेशन बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का, उसको कूलम्स लॉ की फॉर्म में भी स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इस वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पर गौर करें तो हम इजीली इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड सेकेंड वर्ड इज़ स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब होगा रेस्ट पोजीशन में, एट रेस्ट। तो हम इस वर्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक को आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक में ये बात पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। एक हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें पता है कि किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलता है तो उस वक्त वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस आ जाएं, अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो फिर उन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। और अगर दो सेम चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव के करीब लाएं या नेगेटिव के करीब लाएं, तो उस सूरत में हम इजीली ऑब्जर्व करेंगे कि दीज टू चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस फोर्स के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बात की, उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स कूलम। अब ये चार्ल्स कूलम फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने 1784 में ये कूलम्स लॉ पेश किया, और इसने ये बात देखी कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब लाएं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो बढ़ती है, और अगर इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेते जाएं तो यही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स ये कम होगी। हम इसको डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम दो मैग्नेट करीब लेकर आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मैग्नेट हैं, अगर हम इनको करीब लेते आएँ तो इनके दरमियान फ़ासला कम होता जाएगा, और अगर फ़ासला कम होगा तो अल्टीमेटली इनके दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी। और अगर हम इनको दूर लेते जाएं तो दूर लेके जाने का मतलब है कि इनमें फ़ासला हम बढ़ा रहे हैं। जब फ़ासला बढ़ेगा तो जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी वो कम होती जाएगी। और इसी तरह से चार्ल्स कूलम ने ये बात भी ऑब्ज़र्व की कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कर लें एक चार्ज Q1 है और जो दूसरा चार्ज है वो हमारे पास Q2 है, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी
ये हमने देखा कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दें तो दिस कूलम्स फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इसी को हम अगर इन वर्ड्स डिफ़ाइन करना चाहें तो इसी को अपने लफ्ज़ों में हमने लिखना है। जैसे हम ऊपर देख सकते हैं कि दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसी को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया लफ्ज़ों में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और इसी तरह इस मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये भी देख सकते हैं कि दिस फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दिस इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। अब अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करना हो तो अल्टीमेटली हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट को लगाया तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी आ गई। इस कांस्टेंट की जगह हमने के लगा दिया। दिस के इज़ proportionality constant and its value is 1/4 pi epsilon naught। अब यहाँ पे ये जो epsilon naught है दिस इज़ permittivity of free space और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में लगाएं तो हम ये देख सकते हैं कि ये 1/4 इंटू 3.14 और हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू लगाई। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि के इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। तो यही वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो कूलम्स लॉ विल बिकम F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस फोर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें यह पता है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम्स फोर्स को लिखना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं Q1 ये Q2 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस फोर्स को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ F21 फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। सिमिलरली अगर हमने चार्ज 2 जो चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ F12। हम इसको रीड करेंगे फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। तो इस फोर्स F21 को अगर हमने कूलम्स लॉ की फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ हम यूनिट वेक्टर का इजाफा करेंगे दैट इज़ R21 और फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन चार्ज 1 इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ भी हम यूनिट वेक्टर का इजाफा करेंगे दैट विल बी इक्वल टू F12 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर इस चार्ज की फोर्स को एक्शन कंसीडर कर लिया जाए तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक सेकंड चार्ज मस्ट अप्लाई अ फोर्स इन रिएक्शन और न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ चार्ज 1 मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ चार्ज 2 और इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी बट इनकी जो डायरेक्शन होगी ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक ये हो जाएगा F21 दैट इज़ इक्वल टू F12। नेगेटिव साइन ये शो करेगी कि दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दीज फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तमाम का तमाम जो हमने कूलम्स लॉ की ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद ना हो। अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाए तो उस सूरत में दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फॉर्म में है चाहे वो अट्रैक्टिव फॉर्म में है दोनों सूरतों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब वो कितनी डिक्रीज़ होगी
in the presence of medium, Coulomb's law become 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 over r square r यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन r है इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में एप्सिलॉन नॉट अगर हम यूनिट कंसीडर करें तो इसके मुकाबले में एयर की परमिटिविटी 1.0006 के बराबर होगी, और ये रिलेटिवली हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट, या ये रिलेटिव परमिटिविटी हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर हम इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम इसी मैथमेटिकल फार्मूले से एप्सिलॉन आर की कीमत निकाल सकते हैं। देखिए, इसको अगर हम ले लें एफ प्राइम, चूँकि हमने एप्सिलॉन आर यहाँ पे लिखा है तो उस फॉर्म में एफ प्राइम, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर हम पीछे देखें तो ये वैल्यू इसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, ये f के बराबर है। तो लिहाजा इस जगह पर हम इस f की वैल्यू को लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगी f प्राइम इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r इंटू f। यहाँ से हम आसानी से एप्सिलॉन r की कीमत निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो एप्सिलॉन r ये बराबर आ जाएगा f/f प्राइम। तो यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी को भी आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ अ रेशो ऑफ Coulomb's force in the absence of medium and Coulomb's force in the presence of material medium।